करेंगे वेदर वी नीड टू इन्वेस्ट इन मॉनिटरिंग और राइट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑफर क्या है? एक फ्रेश इशू है 56 करोड़ का। फ्रेश इशू 56 करोड़ का पैसा आपकी कंपनी के पास जाएगा। दूसरा ओएफएस है जो पुराने प्रमोटर के पास जाएगा और ओएफएस का हिसाब बड़ा है 675 करोड़। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल्सो नेसेसरी कि अगर इतना बड़ा हिस्सा कोई सेलिंग शेयर होल्डर के पास जा रहा है, पुराना निवेशक, तो कौन है? सो सेलिंग शेयर होल्डर प्रमोटर नहीं है दोस्तों, राइवनडेल पीएलएलसी, जिनके पास 75 लाख शेयर्स 75 लाख शेयर्स जो सेल में देने वाले हैं। प्री ऑफर इनके पास करीबन 1.1 करोड़ शेयर थे, यानी करीबन 41% का स्टेक। पोस्ट ऑफर ये 34 लाख शेयर्स इनके रहेंगे, तो इनका स्टेक ये घटा देंगे। इनको ये शेयर मिले थे 149 रुपीज में। हमको कितने में मिल रहे वो मत कहना। इन्होंने समय भी दिया है, समय मास्टरी देने के बाद आज जब ये कंपनी को लॉन्च कर रहे हैं, पैसा कमा के जा रहे हैं, राइट। तो दोस्तों जानिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है इस ऑफर का। पहला, हम लोगों ने बात किया कि कंपनी के पास लिमिटेड जाने वाले, सबसे बड़ी रकम जाएगी ओएफएस में, रिवनडेल के पास 635 करोड़। तो उसकी तो हम बात नहीं करेंगे, हमको पूछने का अधिकार नहीं है तुम क्या करोगे, वो कोई और कंपनी में डालेंगे, राइट। अब फ्रेश इशू कितने का है? 56 करोड़ का। उसमें से 45 करोड़ फंडिंग में काम में लगेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल के, राइट। दोस्तों ये है कुछ ईगल्स आई व्यू ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हो पेड अप कैपिटल 24 करोड़ का करीब है। अदर इक्विटी यहां पे 191 करोड़ का था 2019 में, आज 333 करोड़ का है। तो यू कैन सी टोटल नेटवर्थ कंपनी का 356 करोड़ का हुआ। सेल्स कंपनी 636 करोड़ के करीब का करती है, 616 करोड़। प्रॉफिट करीबन 90 करोड़। ईपीएस मेरे हिस्से की अर्निंग 36 रुपया हुई। एनएवी जिसे हम बुक वैल्यू के करीब का रिश्तेदार भी कह सकते हैं, राइट। तो एनएवी इनका 149 है। और टोटल बोरोइंग में दोस्तों लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों आ गया, तो टोटल बोरोइंग 250 करोड़ की है, जो कम नहीं है। दोस्तों इन चीजों को अगर हम ध्यान में ले तो ये एक अल्ट्रा स्मॉल कंपनी हुई, 24 करोड़ की खाली, 600 करोड़ का धंधा, अच्छे मार्जिन हुए दोस्तों, लेकिन डेब्ट टू इक्विटी बड़ी है। अगर हम टोटल बोरोइंग गिने, हम खाली लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिने, तो एवरेज डेब्ट टू इक्विटी फिर भी होती है। ईपीएस जो हमने बात की 36 रुपीज का, तो इसके हिसाब से आपका पीई कितने का हुआ? 25 का। महंगा नहीं है, लेकिन महंगा नहीं है क्यों? बोरोइंग भी है, तो बहुत हाई पी तो नहीं मिलेंगे। एनएवी 149, तो आपका प्राइस टू बुक वैल्यू भी 6 है। आपने दूसरी जो भी लिस्टेड कंपनियां हुई वहां देखा कि प्राइस टू बुक वैल्यू 10-10 था, क्योंकि वो इमर्जिंग सेक्टर था दोस्तों। ये इमर्जिंग सेक्टर नहीं है, इसलिए इनको पी भी कम मिलेगा, प्राइस टू बुक वैल्यू भी इनको कम ही मिलेगी, राइट। और अगर 600 करोड़ का सेल्स है, हम यहां पे बहुत ज्यादा 10-15 गुना मार्केट कैप नहीं उम्मीद रख सकते हैं, बराबर। छोटी कंपनी है, एक एवरेज इंडस्ट्री से आती है, हम इंडस्ट्री में अभी ये चर्चा करेंगे। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट ये दोनों को अगर ध्यान में रखे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 32 करोड़ है। सेल्स जो है ये कंटिन्यू डिक्रीसिंग मोड में है दोस्तों, सेल्स ग्रोइंग नहीं है, जो आपने 95% सारे जो भी आईपीओ आए उसमें देखा। तो यहां पे सेल्स क्यों घट रहा है दोस्तों? अगर आप ये कहो कि ये कंपनी बुरी है, सेल्स घटता जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये कंपनी का जो इंडस्ट्री में धंधा है, वहां पे जो बड़ी कंपनियां हैं उनके भी धंधे नहीं बढ़े 2 साल से। तो मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज जो इनके पीयर ग्रुप में मानी जाती है, उनके सेल्स घट रहे हैं। इस साल कोरोना से घटे थे और उसके अगले साल ऑटो इंडस्ट्री के डाउन होने की वजह से घटे थे। पर दिस इज अ हार्ड फैक्ट कि सेल्स आर डिक्रीजिंग। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी खाली 7 है, यानी लो डेब्ट पेइंग कैपेसिटी। हम इसे 5 स्टार रेटिंग
हरगिज नहीं दे सकते दोस्तों। सेल्स में क्या हुआ, छोटा सेल्स, राइट। मार्जिन अच्छे है, चलो वहां पे स्टार रेटिंग दे दिया। डेब्ट टू इक्विटी एवरेज, डेब्ट पेइंग कैपेसिटी नहीं है अच्छी, तो ये 1-2 स्टार रेटिंग ले जाएगा, बहुत ही तगड़ा खिलाड़ी दोस्तों नहीं है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो ज्यादातर आप देख सकते हो मिस्टर रूपेश माढेका, जितेन माढेका, मनीष माढेका, ये राजकोट के मूल जो इनके प्रमोटर है। प्रमोटर के पास करीबन 49% उनकी फैमिली के पास होल्डिंग है, और जो वीसी है, जो अभी हमने देखा राइवन डेल पीई एलएलसी नाम की जो कंपनी है, इनका इन्वेस्टमेंट है करीबन 41% जितना, और यही है इस आईपीओ के सेलिंग शेयर होल्डर, राइट। दोस्तों बेसिस ऑफ ऑफर, बेसिस ऑफ ऑफर में जैसे हम बात करते हैं, 2 प्रकार के बेसिस होते कोई भी ऑफर के, राइट। एक क्वालिटेटिव होता है कि मेरी ये खूबी है, और एक क्वांटिटेटिव होता है कि भाई ये खूबी के कारण मैंने ये प्रोड्यूस किया। तो पहले हम क्वालिटेटिव एनालिसिस देख लेते हैं बेसिस ऑफ ऑफर में। क्वालिटी क्या है इनकी, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफिकेशन है इनकी प्रोडक्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज विच ऑफर स्केल, फ्लेक्सिबिलिटी और लोकेशनल एडवांटेज। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये इनके अपने जो कस्टमर है इनके साथ लंबी रिलेशनशिप है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, रेवेन्यू में भी अच्छा है। प्रमोटर जो है वो एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट टीम के पास एक डोमेन एक्सपर्टाइज है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर पास्ट 3 इयर्स, ये हमने बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखा। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रॉन्ग जरूर कह सकते हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग, मार्जिन अच्छे है, कुछ डेप्ट है। अगर हम इन्हें बहुत बड़ी कंपनियों के साथ पीयर ग्रुप में कंपेयर करेंगे तो नहीं दिखेंगे इतने स्ट्रॉन्ग, लेकिन छोटी कंपनियों के हिसाब से तो स्ट्रॉन्ग ये अच्छे ही है दोस्तों, राइट। अब इसे अगर हम मिक्स करें क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ, तो दोस्तों क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ईपीएस हमने ऑलरेडी देखा। आप पैसा भर रहे हो, आईपीओ भर रहे हो, आपको मिलता क्या है, 36 रुपया ईपीएस आज का है। यह आने वाले समय में बढ़ने वाला है क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो करेगी। पी आपका 25 हुआ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24 की है जो कि अच्छी है, एनएवी 149 की है। अगर इनकी बुक वैल्यू और एसेट्स को देखें तो 149 के हिसाब से आप जो पैसा भर रहे हो वो 6 गुना है। पीयर ग्रुप ऑफ कंपनीज अगर हम देखें तो फोर्जिंग का इनका टर्नओवर ज्यादा है, हम वहां कंपेयर करें तो भारत फोर्ज, रामकृष्ण फोर्जिंग और एमएम फोर्जिंग जैसी कंपनी इनके पीयर ग्रुप में मानी जाती है। ये सारी बड़ी कंपनियां हैं, पर इन तीनों कंपनियों का ग्रोथ नहीं है 3 साल का, राइट। तो वही हालत यहाँ पे आपकी ये कंपनी की भी है, यहाँ पे भी ग्रोथ नहीं है 3 साल से, और ये बड़ी कंपनियों भी नहीं है। तो ऑल इन कंपनीज आर ओवरऑल अफेक्टेड बाय म्यूटेड ग्रोथ ड्यूरिंग लास्ट 2 इयर्स। देखिए दोस्तों, सेल्स अगर हम कंपेयर करें, भारत फोर्ज जो एक भारत की सबसे बड़ी हम फोर्जिंग कंपनी कह सकते हैं, 6,500 करोड़ का टर्नओवर। रामकृष्ण 1300 करोड़, एमएम फोर्जिंग 750 करोड़, और रोलेक्स उनके सामने बिल्कुल छोटे से पाई में है, करीबन 600 करोड़। प्रॉफिट मार्जिन रोलेक्स के अच्छे हैं, बाकी जो कंपनियां हैं वो अफेक्टेड है। भारत फोर्ज लॉस कर रही है इस साल, रामकृष्ण 2% मार्जिन, एमएम फोर्जिंग 6% मार्जिन। तो इनके साथ कंपेयर करें, प्रॉफिट मार्जिन आपके अच्छे हैं, राइट। प्रॉफिट मार्जिन के साथ रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी आपके रोलेक्स का बढ़िया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ हम एमएफ फोर्जिंग का देखें तो 9.5%, रामकृष्ण खाली 2%, और भारत फोर्ज प्रॉफिट नेगेटिव है, पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ ट्रेल अर्निंग से देखा जाता है, जिससे रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप 5% भारत फोर्ज का भी पाओगे। तो प्राइस टू बुक वैल्यू अलग अलग कंपनियां जो चल रही है, यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो अच्छा है, तो यहाँ पे जो प्राइस मिल रही है अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से, देखो भारत फोर्ज सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू वो ले जाता है। रोलेक्स और भारत फोर्ज की जो ऑफर है वो ऑलमोस्ट सेम है, भारत फोर्ज के साथ कंपेयर करके इसकी पीबीवी रखी गई है, राइट। तो मूल बात, चलो रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमने देखा अच्छा है, पीबीवी बड़ी कंपनियों के मुकाबले रखी हुई है, सेल्स तो इनके बहुत छोटे हैं, सारी की सारी जो दूसरी पीयर ग्रुप है सब अफेक्टेड है। अभी बाजार ने लाइफ टाइम हाई लगाया, बाजार 10,000 से 15,000 आ गया, पर इनमें से कोई भी कंपनी लाइफ टाइम हाई पे नहीं है,
ये सारी अफेक्टेड है। क्यों? बिकॉज इनके सेल्स अफेक्टेड है दोस्तों। तो आने वाले समय में क्या धंधा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, चलो वो देखते हैं। सो लेट अस चेक इंडस्ट्री ओवरव्यू ऑफ दिस कंपनी। तो दोस्तों ये है आईएमएफ का एस्टीमेट जीडीपी का की इकोनॉमिक्स के लिए। 3.5% का जो कॉन्ट्रैक्शन हम लोगों ने 2020 में देखा, उसके बाद दुनिया इस बार 5.5% से 2021 में ग्रोथ कर रही ऐसा लगता है, और 2022 में 4% प्लस का ग्रोथ रहेगा। तो हम वापस से ग्रोथ के रडार पे दुनिया आने वाली है। तो दुनिया आती है, हम दुनिया के साथ मेजोरिटी ऑफ द जो बड़ी इकोनॉमीज है उनको भी अच्छी रिकवरी वहां पे भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो रिकवरी आपकी इंडस्ट्री को चला सकती है दोस्तों। दोस्तों ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू भारत के इकोनॉमी का। जैसा हम देख पा रहे हैं, तगड़ा ग्रोथ था अब तक का। इस साल कोरोना से जबरदस्त अफेक्शन आया, 7.5% जितना। लेकिन अगले साल अगर दुनिया 5% से रिकवर होने वाली है, तो इंडिया रिकवर नहीं होने वाली है, इंडिया रैली करने वाली है। वी शेप रिकवरी एक्सपेक्टेड इन इंडिया। 10% का एक जबरदस्त बाउंस भारत से एक्सपेक्ट करेंगे, जो दुनिया को आउट परफॉर्म करेगा। दोस्तों यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्लान किया है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इनिशिएटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, दोस्तों जो 1.5 लाख करोड़ का 10 अलग अलग सेक्टर के पीछे उन्होंने कॉस्ट रखा है। एक बढ़िया इनिशिएटिव लिया बूस्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जिसका ज्यादातर हिसाब देख रहे हो 39% जाएगा ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट की इंडस्ट्री पे, और 12 और 10% एडवांस केमिस्ट्री, सेल, बैटरी और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की कंपनियों पे। तो अच्छा निवेश दोस्तों, आप देखो तो करीबन 60% इन्वेस्टमेंट तो इन्हीं 3 सेक्टर पे होने वाला है। सो ऑटोमोबाइल डेफिनेटली हम उसमें बढ़िया रिकवरी दोस्तों देख सकते हैं। अब दोस्तों आपकी जो कंपनी है ये अगर फॉर्जिंग में है तो ऑटोमोबाइल देखना जरूरी था, हमने ऑटोमोबाइल का भी देखा। साथ में बेयरिंग इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्ट में बेयरिंग भी आती है। दोस्तों ग्लोबल बेयरिंग का जो मार्केट जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, पूरा मार्केट करीबन 3.5 लाख करोड़ का है, जो कि डोमिनेटेड है बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे कि ABSKF जो स्वीडन की है, शेफलर ग्रुप जो कि जर्मनी, द टिमकेन कंपनी USA, और जापानीज कंपनीज जैसे कि NSK, NTN और JTEKT जैसा। इंडिया ग्लोबल बेयरिंग मार्केट में 4% का खाली कंट्रीब्यूशन है। यहां पे भी चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है, 30% के करीब का, राइट। टॉप 6 कंपनीज 60% मार्केट को कंट्रीब्यूट करती है। तो हम देखेंगे वो कौन है। यही जो कंपनी के जो हम लोगों ने नाम लिए, SKF, शेफलर, ये सारे 60% टर्नओवर के लिए दुनिया भर के रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। ह्यूज मार्केट शेयर एंड लीडरशिप बाय देम। दोस्तों बेयरिंग मार्केट को हम ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 48% उसका कंजप्शन ऑटोमोटिव के लिए होता है, 62% कंजप्शन इंडस्ट्रियल के लिए। तो इंडस्ट्रियल कंजप्शन भी काफी बड़ा है दोस्तों। आफ्टर मार्केट बिजनेस एक इंपॉर्टेंट सब सेगमेंट है इन लोगों के लिए। कैसे हम कह सकते हैं, अब जैसे यहां देख रहे हो 39% इंडस्ट्रियल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, उसी प्रकार से 30% ऑटोमोटिव OEM में। तो ये तो OEM हो गए, पर आफ्टर मार्केट का भी जो बिजनेस है वो दोनों जगह पे आप देखोगे तो तगड़ा है। ऑटोमोटिव में 8%, इंडस्ट्रियल आफ्टर मार्केट 23%। तो ये आफ्टर मार्केट की वजह से रिन्यूअल बिजनेस आता रहता है, जिससे रेवेन्यू इनके साइक्लिकल नहीं रहते और कंटिन्यू मोड में टर्नओवर आता है दोस्तों। अब दोस्तों इंडियन बेयरिंग इंडस्ट्री कितनी है, अभी हमने बात की दुनिया की 3.5 लाख करोड़ का मार्केट, और हमने ये भी बताया भारत का 4% है। तो कितना हुआ, भारत का जो बेयरिंग मार्केट है ये करीबन 12,000 करोड़ का है। अब उसमें 60% डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है, 40% यहां पे भी हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट इसलिए करना पड़ता है दोस्तों क्योंकि कुछ स्पेशल पर्पस बेयरिंग होती है जिनके वॉल्यूम कम होते हैं,
तो कम वॉल्यूम की वजह से यहां पे बनाना फाइनेंशियली वायबल नहीं रहता है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इंपोर्ट दोनों से ये 12,000 करोड़ की भी इंडस्ट्री दोस्तों चलती है। ये 12,000 करोड़ में भी समझ लो 60% ओईएम पे जाता है, आफ्टर मार्केट 40%। अब दोस्तों जैसा आप लोग देख पा रहे हो, एक्सपोर्ट अकाउंट फॉर साइजेबल चंक ऑफ इंडियन बेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो भारत की जो बेयरिंग की जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल्स ने क्या किया है, या तो उन्होंने इंडिया में अपने यूनिट डाल दिए हैं या तो फिर इंडियन पार्टनर्स के साथ मिलकर यहां पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट का भी अच्छा धंधा है इंडिया में। आप देख सकते हो एनआरबी 19%, टिमकेन इंडिया जैसी कंपनी 25%, एनबीसी 21%, शेफलर एसकेएफ भी 10-11%। सो एम्प्लॉइज ऑल्सो गुड। खास क्या है, एम्प्लॉय एक्सपेंस जो अकाउंट है, सेल्स का 10% एम्प्लॉय के पीछे जाता है। अब वो दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में इंडिया में काफी कम है। यही एम्प्लॉय एक्सपेंस अगर वो अपनी डेवलप कंट्री में अगर करे तो उनको 25% होता है। तो एक बड़ा सा पैसा उनका एम्प्लॉय के पीछे चला जाता है, जो इंडिया में खाली 10% जाता है। तो कॉस्ट इससे ओवरऑल कम हो जाती है। इसीलिए इंडिया एक इनके लिए प्रीफर्ड डेस्टिनेशन हो जाता है। So friends, due to this reason, you can see trend in bearing exports are substantial. The Indian operations have emerged as the export hub for Timken globally, and other Indian player like even NRB and NEI, right? National Engineering Industry है ना? It has also made a niche presence in the global market with reputed customers like Daimler, Volkswagen Groups and others. तो एक्सपोर्ट आप देख रहे हो बढ़ता जा रहा है। देखो इस साल अफेक्टेड था, अभी वो तो कौन सी इंडस्ट्री नहीं थी, बराबर, पर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छा ग्रोथ यहां पे भी उम्मीद करेंगे, राइट। दोस्तों बेयरिंग में भी ओईएम मार्केट 60% का है, आफ्टर मार्केट और एक्सपोर्ट 40%। दोस्तों डोमेस्टिक जो मार्केट है वो ज्यादातर ड्राइव करता है जनरल मशीन्स या मोटर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे पंखे और एप्लायंसेस और हेवी इंडस्ट्रीज के कारण। अब जैसे जैसे ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ता जा रहा है, जो मेक इन इंडिया का जो थ्रस्ट जो गवर्नमेंट ने किया, स्पेंडिंग जो रेलवे और मेट्रो पे कर रही है, ये सारी चीजें दोस्तों अच्छा सपोर्ट देगी इन बिजनेस पे। अब दोस्तों ये मार्केट अगर अच्छा है और ग्रोथ बढ़िया करेगा तो इसके टॉप 5 मार्केट किसके पास है? दोस्तों टॉप 5 कौन है? 80% मार्केट उनके पास है। तो वही है ना जो धंधा कर रहे हैं। एसकेएफ 23% मार्केट, ये आपका शेफलर, अभी हमने रिजल्ट अपडेट भी किए थे उसके, वेल्थ क्रिएटिंग कंपनी दोस्तों 21%, एनबीसी 16%, टिमकेन 13%, एनआरबी बेयरिंग 6% और 19% में बाकी पूरा गांव आ गया, राइट। तो अभी आपको तय करना है, आपको वो गांव में धंधा करना है कि ये जो टॉप की कंपनी उनके साथ रह के अपस्ट्रीम तैरना है, राइट। मेरे हिसाब से शेफलर, एसकेएफ जैसी कंपनियां बढ़िया रहेगी अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस प्रोडक्ट में या इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो। अब दोस्तों ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे एक दो खर्चे ऐसे हैं जो मार्जिन हिला दे सकते हैं, राइट। तो कंपनी का मेजर कॉस्ट किधर जाता है, ताकि वो चीज पे ध्यान रख सको आप लोग। अगर उसका दाम बहुत बढ़ता है तो आप एडवांस में पता चले कि मार्जिन घटने वाले हैं, राइट। सो मेजर कॉस्ट क्या हो सकता है, जस्ट सोचो 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 सोचो। पेरेंट्स दोस्तों अभी जैसा हमने देखा कि एम्प्लॉय कॉस्ट इंडिया में 10% जैसा है, ये सेम एम्प्लॉय कॉस्ट अगर हम मल्टीनेशनल उनके कंट्री में देखें तो वहां पे उनका 25% चला जाता है। रॉ मटेरियल तो उनका वहां हो या यहां, रॉ मटेरियल तो सबसे बड़ा खर्चा है, करीबन 60% जितना कॉस्ट हर एक कंपनी का रॉ मटेरियल में ये इंडस्ट्री में चला जाता है। तो रॉ मटेरियल पे आपको दोस्तों फोकस करना चाहिए। और रॉ मटेरियल क्या है? हाई ग्रेड स्टील और एलोय स्टील। तो स्टील के दाम बढ़ने या घटने से कंपनी के मार्जिन पे ज्यादा बड़ी इफेक्ट आती है। अब दोस्तों हमारा आउटलुक क्या बनता है बेयरिंग इंडस्ट्री के ऊपर? दोस्तों जो रिकवरी हमने डोमेस्टिक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में देखी है,
जो पिकअप इस साल से वापस ऑटो में आया है और जो इन्वेस्टमेंट पीएलआई स्कीम में हमने देखा गया है, इन चीजों को ध्यान में रख के पास्ट में हमने जो देखा था करीबन ग्रोथ कितना था 10% जैसा 2013 से 2019 का। दोस्तों 2019 के बाद हमने यहां पे म्यूटेड इंडस्ट्री देखी थी, पर आने वाले समय में 2025 की हम उम्मीद 10-11% यानी डबल डिजिट ग्रोथ की हमें रखनी चाहिए। तो बेयरिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ अच्छा रहेगा। दोस्तों हमने ओवरऑल दुनिया भर में देखा कि जो ग्लोबल लाइट व्हीकल है, जिसमें आपका पैसेंजर व्हीकल या लाइट कॉमर्शियल व्हीकल आता है, उनके जो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स थे वो 4-5% से घट गए थे 2019 में। 20 में तो कोविड के चलते 15% का फॉल आया। इकोनॉमी दोस्तों पूरी उसके हिसाब से म्यूटेड थी। डिक्लाइन ये शार्पेस्ट था यूरोपियन मार्केट्स के लिए, स्पेन, इटली वगैरह वगैरह सारी जगह पे। लेकिन 2021-2022 के जो एस्टिमेट है ये डबल डिजिट ग्रोथ के है दुनिया भर में दोस्तों। तो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में हम बढ़िया बाउंस बैक देखेंगे। दोस्तों खास जो बड़े मार्केट है यूएस और यूरोपियन, ये दोनों ही मार्केट में हम अच्छी रिकवरी की उम्मीद रखते हैं। दोस्तों ये है इंडिया ऑटोमोटिव मार्केट, इंडिया के फिगर। दोस्तों आप देखोगे ज्यादातर ऑटोमोटिव सेगमेंट जो है वो 2022 में डबल डिजिट ग्रोथ रजिस्टर्ड करे ऐसी उम्मीद है। फिर चाहे आप ट्रैक्टर्स देखो, टू व्हीलर्स देखो, कार्स देखो या हैवी व्हीकल्स देखो, डबल डिजिट ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड इन इंडियन मार्केट ऑल्सो फॉर ऑटो। दोस्तों ये है इंडियन ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री। आप देख पा रहे हो ग्रोथ 16 से लेके 19 तक का बढ़िया था, 20 में हाईली अफेक्टेड था। ये जो इंडिया का जो मार्केट जो कंपोनेंट का है उसमें भी आप देख सकते हो ज्यादा बड़ा शेयर है ओईएम का। उसके बाद सेकंड नंबर यहां पे आता है एक्सपोर्ट। इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट भी बढ़िया करती है। और तीसरा मार्केट है आफ्टर मार्केट। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि अगर ऑटो का वर्ल्ड मार्केट इंप्रूव होता है तो एक्सपोर्ट ऑलरेडी अच्छा है, तो ये एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़िया बूस्ट मिलेगा। और साथ में इंडियन मार्केट अच्छा हो तो सोने पे सुहागा, राइट। तो यस, इंडियन कंपोनेंट इंडस्ट्री भी ग्रोथ करेगी। अब पूछना नहीं कौन सी कंपनी, आप जानते ही हो कौन सी कंपनियां कंपोनेंट इंडस्ट्री में बढ़िया कर रही है, बना दो लिस्ट। गुड ग्रोथ शुड बी एक्सपेक्टेड ईयर। अब हम मानते हैं कि चलो भारत बढ़िया एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया इज द नेट इंपोर्टर। अब पिछले सारे साल देखो, हमने इंपोर्ट जितना किया उतना एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो नेट इंडिया यहां पे भी इंपोर्टर है। तो इंपोर्ट को भी ध्यान में रखे, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का ग्रोथ भी ध्यान में रखे, तो कितना ग्रोथ इंडियन कंपनीज कर पाएगी। आपके सामने ये फिगर्स है दोस्तों, 2 साल के म्यूटेड ग्रोथ के बाद ये 2022 रिकवरी, 2025 आते आते हम यहां पे हाई ग्रोथ पे होंगे और करीबन 10 से 12% का ग्रोथ हमें 2021 से 25 में मिलने वाला है। सो यस, वी कैन गो विथ इंडियन ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री। आपकी कंपनी का फोर्जिंग में बिजनेस है तो फोर्जिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन? भारत फोर्ज। फिर आते हैं आपके एमटेक ग्रुप, महिंद्रा सीआई ऑटोमेटिव, रामकृष्ण फोर्जिंग, एमएम फोर्जिंग और कई कंपनियां आती है। इन सब के हिसाब से अब आप सोचो, आपकी जो कंपनी है रोलेक्स रिंग, इसका कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। हम टॉप 5-6 में तो कंपनी को गिन सकते हैं, पर सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन? भारत फोर्ज, राइट। दोस्तों ओवरऑल ये पूरा व्यू देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं बेयरिंग इंडस्ट्री देखूं तो बेयरिंग इंडस्ट्री को मैं डबल डिजिट ग्रोथ उम्मीद करूंगा। पर बेयरिंग इंडस्ट्री में भी जो रोलेक्स का जो मार्केट शेयर है वो छोटा है, यहां पे भी मेरी प्रायोरिटी रहेगी शेफलर, एसकेएफ जैसी कंपनियां। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की ने तो ऑटोमोटिव में भी बहुत छोटा शेयर होता है रोलेक्स का। स्टिल ग्रोथ ऑटोमोटिव का बढ़िया रहने की उम्मीद है, जहां पे मदरसन जैसी कंपनियां हैं।
फोर्जिंग में अगर हम गिने तो फोर्जिंग में चलो हम टॉप 5-6 में गिन सकते हैं, पर यहां पे भी भारत फोर्ज जैसी आपके पास कंपनियां हैं, राइट। सो इंटरप्रेट ये होता है कि रोलेक्स इज अ स्मॉल कंपनी विद गुड मार्जिन, पर हमारी टॉप प्रायोरिटी दोस्तों नहीं बन सकती है, राइट। सो फ्रेंड, हु इज रोलेक्स? इफ यू सी देयर ओवरव्यू, their operation started in 1988. Right now they are having 3 units in Rajkot, Garvi, Gujarat. राजकोट में है 3 यूनिट है। हमने इतने स्टार रेटिंग नहीं दिए हैं, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं राजकोट सिटी बढ़िया ग्रोथ कर रही है और हम आने वाले समय में ये देख सकते हैं। देखो, वैसे देखा जाए तो राजकोट एक छोटा सिटी है, लेकिन राजकोट सिटी ने अपना नाम दर्ज कराया है दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग, टॉप ग्रोइंग सिटीज में। सो दैट्स अमेजिंग। भगवान करे मैं गलत हो जाऊं और राजकोट की जो रोलेक्सो जैसी कंपनियां हैं वो जबरदस्त ग्रोथ करे, राइट। लेकिन देखो, यहां पे जब हम सच कहने बैठे हैं तो मैं रोलेक्स को इतने स्टार रेटिंग नहीं दे सकता हूं, बट स्टिल मैं दिल से ये सोचूंगा कंपनी ग्रोथ करे और आगे बढ़े। सो ये फोर्जिंग में टॉप 5 में आते हैं, राइट। मैन्युफैक्चरर एंड ग्लोबल सप्लायर ऑफ हॉट रोल्ड forged and machined bearing rings and automotive components for segments of vehicle including two-wheelers, passenger vehicles, commercial vehicle, off-highway vehicles, electric vehicle, etc. Industrial machinery, wind turbines and railways amongst other segment. दोस्तों, कंपनी का जो धंधा है, हमने ये सारे सेक्टर इसलिए देखे क्योंकि बेयरिंग रिंग्स इनको आज 300 करोड़ का टर्नओवर देती है, जो इनके लिए करीबन 60% टर्नओवर है। तो हम इनको बेयरिंग की कंपनियों में गिनेंगे। ऑटो कंपोनेंट से इनका 42% टर्नओवर आता है, यानी करीबन 250 करोड़ टर्नओवर। तो दोनों ही प्रोडक्ट इनकी ऑलमोस्ट बड़ी प्रोडक्ट है, पर जब हम दोनों ही प्रोडक्ट को उनके सेगमेंट में ले जाए तो एक छोटी कंपनी के हिसाब से ये बाहर आती है। सो फ्रेंड्स, क्या करें बोलो? एसकेएफ, शेफलर, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, किधर पैसा डाले कि रोलेक्स? दोस्तों, शेफलर मेरी बरसों से पसंदीदार कंपनी है। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप देख लीजिएगा डेटा, अगर आपको ठीक लगता है रोलेक्स में निवेश करने का, रोलेक्स में करने का। देखो, एक चीज तय है, हमने 2-3 साल से म्यूटेड बेस देखा था ऑटो इंडस्ट्री का, राइट। अब ये पूरी इंडस्ट्री खुल रही है। अगर पूरी दुनिया ग्रोथ में आती है तो आपकी जो इंडस्ट्रीज है आप उसको बढ़िया बढ़ता हुआ देखोगे। तो शेफलर, मदरसन, एसके, इन सबको चलना है। भारत फोर्ज जो फोर्जिंग में आती है, फोर्जिंग का धंधा ज्यादा अफेक्टेड था, राइट। इन्होंने भी 2 साल से लाइफ टाइम आई धंधा नहीं देखा है, लेकिन अब यू टर्न को ध्यान में रख के हम भारत फोर्ज, एमएम फोर्जिंग, आर कृष्णा जैसी कंपनियों में भी इस साल से ही उम्मीद रख सकते हैं कि अब लाइफ टाइम हाई सेल्स, प्रॉफिट आए और हम इनके भाव भी लाइफ टाइम हाई देख सकते हैं आने वाले समय में, राइट। तो रोलेक्सो भी इसी इंडस्ट्री की है, तो वो भी तो चल रही है। आपने आज ली, आप 5 साल बाद आके बोलोगे पैसे मिले तो बनेंगे, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। पर मैं पहली प्रायोरिटी वहां इसलिए नहीं रख सकता हूं, वो मैंने आपको कारण बताया, राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हियर देयर आर सेवरल अपॉर्चुनिटीज। इन द केस ऑफ जोमेटो यू आर हैविंग नो अपॉर्चुनिटीज। तो कुछ इंडस्ट्रीज होती है जहां पे आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो जो आई है वही बेहतरीन कंपनी है। यहां पे दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं इसे वेल्थ के लिए अवॉइड करूंगा। अब देखो, ग्रीन मार्केट प्रीमियम क्या है क्या नहीं, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। आपको लगता है आईपीओ में फायदा लेना, छोटी इक्विटी होती है, डिमांड होती है, पैसा बनता है, भरो। पर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनेगा, पर वेल्थ के लिए नहीं सोच सकते, राइट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट प्रॉमिट की ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूं मेरे साथ रहने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नहीं चलेगा, पहले सब्सक्राइब करो ताकि अपडेट मिलते जाए, और वो अलार्म दिखता है ना, टिंग टिंग, दबाओ उसको, तभी तो नोटिफिकेशन मिलेंगे, राइट। जय हिंद दोस्तों।